चलिएगा, तो हम बात कर लेते हैं अगली डायनेस्टी की। देखिए, अगली डायनेस्टी कौन से पीरियड में है? अर्ली मीडिएवल पीरियड, यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो हम राजपूत किंगडम की बात कर रहे थे, उन्हीं राजपूत किंगडम में हम अगली डायनेस्टी की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन अर्ली मीडिएवल पीरियड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राजपूत किंगडम या राजपूत डायनेस्टीज। तो अगर हम इन राजपूत किंगडम्स की बात करें तो लगभग 1000 से लेकर 1200 यानी कि 1000 से लेकर 1200 के पीरियड में कई सारी राजपूत डायनेस्टीज का भारत में उदय हुआ है। इंडिया में उन डायनेस्टीज का ओरिजिन हुआ है। ड्यूरिंग 1000 टू 12,000 छोटे छोटे वंश कई सारे उभर कर आए थे। क्लियर? ये जो टाइम था, ये टाइम था लगभग 1000 से 1200, अगर मोटे तौर पर अगर सही समय देखा जाए, जिस समय ये काफी अपने वर्चस्व पे थे। लेकिन अगर ओवरऑल टाइम की बात करें तो लगभग 750 या 700 टू 1200 हम मोटे तौर पर टाइम मान सकते हैं। देखिए, इस समय एक और तो भारत पर मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे थे, दूसरी ओर कोई भी एक सेंट्रल पावर इंडिया में नहीं थी। तो छोटी मोटी डायनेस्टी हुआ करती थी और वही आपस में क्या करते रहते थे? झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। समझ गए? इन्हीं डायनेस्टीज की बात करें, इन डायनेस्टीज का उदय कैसे हुआ? तो सबसे पहले एक डायनेस्टी हुआ करती थी पश्चिम में, जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी या गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के डिमोलाइजेशन होने के बाद, पतन होने के बाद, कई सारे छोटे मोटे डायनेस्टीज उभर कर आए जो उन्हीं के सामंत हुआ करते थे, और उन्हीं डायनेस्टीज को हम कह सकते हैं क्या? राजपूत किंगडम्स। क्लियर? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में या मध्य भारत में या पश्चिमी भारत में कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ होगा, और उन छोटे छोटे राजवंशों को क्या कहा जाता है? राजपूत किंगडम्स। राजपूतों की बात की जाए तो इस टर्म को सही तरह से किसी भी इतिहासकार ने क्लियर नहीं किया है। अगर हम बात करें राजपूतों के ओरिजिन की, तो कई सारी थ्योरीज चलती हैं राजपूतों के उदय को लेकर या ओरिजिन को लेकर, क्योंकि जो प्राचीन काल में, जो एंशिएंट पीरियड में क्षत्रिय कहे जाते थे, समझ गए ना, तो कई इतिहासकार मानते हैं या जोड़ते हैं क्षत्रियों को किससे? राजपूत से। लेकिन राजपूत शब्द का उपयोग एंशिएंट पीरियड में कहीं पर भी नहीं हुआ है, एंशिएंट लिटरेचर में, प्राचीन साहित्य में नहीं हुआ है, और मैक्सिमम जो साहित्य है उसमें राजपूत का यूज नहीं किया गया है शब्दों में, साहित्यों में। मीडिएवल पीरियड में ही हमें यह शब्द सुनाई देता है। तो मीडिएवल पीरियड में मुख्य शासक वर्ग की अगर बात की जाए, इंपोर्टेंट रूलर कम्युनिटी की बात की जाए, तो वो क्षत्रियों की जगह पर कौन थे? राजपूत थे। क्लियर? ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं, हमने काफी डिस्कस कर चुके हैं राजपूत जो टर्म है उसके ऊपर, और जो थ्योरीज हैं राजपूतों के ओरिजिन को लेकर। फिलहाल हम किंगडम्स की बात करें तो किंगडम्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कौन कौन सी राजपूत किंगडम। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चंदेल किंगडम, इसके अलावा जो चालुक्य या सोलंकी किंगडम हुआ करती थी गुजरात वाले रीजन में या पश्चिमी भारत वाले रीजन में, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो फोकस है वो है परमार डायनेस्टी, समझ गए, और इसे कई बुकों में पवार भी कहा जाता है। तो पवार या परमार डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस डायनेस्टी का जो रीजन था जहां पर ये लोग रूल किया करते थे वो था मालवा रीजन, समझ गए ना। तो कहां पर इस वंश का जो है शासन चला करता था? तो आंसर क्या होगा? मालवा क्षेत्र में, मालवा रीजन में इस डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। चलिए, तो पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि इस डायनेस्टी का रूल कब से कब तक चला था? तो इस डायनेस्टी का रूल लगभग 9th सेंचुरी से, 9वीं शताब्दी से 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी तक चला था। और इस डायनेस्टी में कई सारे शासक होंगे, लेकिन हम कुछ इंपोर्टेंट रूलर्स के ही बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बाकी रूलर्स जिनके टाइम पर कुछ नहीं हुआ या जिनके समय पर या उन्होंने कुछ ऐसा इंपोर्टेंट नहीं किया हो, वो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो टाइम मैंने बताया आप लोगों को 9th सेंचुरी से लेकर लगभग 13th सेंचुरी तक इस डायनेस्टी ने रूल किया था भारत के एक पर्टिकुलर रीजन पर, जिसको हम बोल सकते हैं मालवा। और जब ये डायनेस्टी अपने जीनत पर थी, अपने पीक पर थी, तब इनका साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तारित भी हुआ। देखिए, अब यहां पर हम कुछ बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कैपिटल, और शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्योंकि मैंने एक पूरी टेबल बनवाई थी, इसमें सारे के सारे जो इंपोर्टेंट राजपूत किंगडम्स हैं, 7 या 8 मैंने राजपूत किंगडम और उनके फाउंडर, उनके कैपिटल्स के नाम बताए थे। चलिए, यहां पर हम एक बार और देख लेते हैं। जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी धार। इन लोगों की जो राजधानी थी वो क्या थी? धार। और कई बार जो है कैपिटल चेंज होकर धार की जगह पर मांडू भी स्टेब्लिश हुई है। तो धार, मांडू, ध्यान रखिएगा, धार एंड मांडू। तो यहां पे मैं मांडू भी लिख दे रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। तो कैपिटल वाली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कम्युनिटी की या इस डायनेस्टी की लैंग्वेज क्या हुआ करती थी?
तो लैंग्वेज जो है आप लोग समझ लीजिए कि ये जो टाइम चल रहा है ये 7th या 9th सेंचुरी वाला टाइम चल रहा है, और इस समय की जो मेन लैंग्वेज हुआ करती है सभी डायनेस्टीज में वो क्या हुआ करती है, संस्कृत। और संस्कृत के साथ जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो होगी प्राकृत। चलिए, तो एक टॉपिक हुआ आप लोगों का कैपिटल, दूसरा टॉपिक हुआ लैंग्वेज। थर्ड अगर हम बात करें फाउंडर की, तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? यहां पर जो आंसर होगा वो होगा उपेंद्र। फाउंडर का नाम क्या होगा? उपेंद्र। बट मैंने जो आप लोगों को लिखा है वो सियाका लिखा है, वो भी सही है, ये भी सही है। अब किस तरह से सही है बता देता हूं। यहां पर जो नाम मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है उपेंद्र। उपेंद्र वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के जो पहले शासक माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? उपेंद्र। बट कई जगहों पर, कई बुक्स में, कई जगहों पे आप लोगों को दिखेगा सियाका नामक जो व्यक्ति हैं उन्हें हमने फाउंडर के रूप में कंसिडर किया है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सियाका के बारे में हमें एविडेंस मिलता है, साहित्य में लिखा हुआ जानकारी मिलती है, और चूंकि इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, फर्स्ट रूलर के रूप में जाने जाते हैं। बट फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में अगर बात की जाए और जिनके बारे में हमें पर्टिकुलर एविडेंस है, उनके साक्ष्य पता है, तो वो जो रूलर है वो है सियाका। बट फाउंडर की दृष्टि से देखा जाए तो आंसर क्या होगा? उपेंद्र। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आपको आंसर देने की कोशिश करनी होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर फाउंडर की बात कर ली हमने। अब देखिए लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज बता दी। अब चौथी बात आ जाती है रिलीजन या धर्म। उस समय पर बेसिकली हिंदू धर्म चलता था, और हिंदू धर्म में भी सबसे ज्यादा फेमस जो रिलीजन था वो था शिव या शैव। इट मींस कि हिंदू या शैव धर्म के फॉलोअर थे। शैव रिलीजन या शैव धर्म के क्या थे? उपासक हुआ करते थे, परमार वंश के रूलर या परमार वंश के शासक। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें परमार डायनेस्टी या परमार वंश के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि इस डायनेस्टीज को, इस वंश को जोड़ा गया है राजपूत किंगडम से, और राजपूतों की एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है, एक शाखा होती है जिसे बोलते हैं अग्निवंशी राजपूत। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि परमार आर रिलेटेड टू अग्निवंशी राजपूत, ऐसा भी कई साहित्य में लिखा गया है। द मीडिएवल लिटरेचर क्लासिफाइड देम एमोंग द मीडिएवल लिटरेचर क्लासिफाइड देम एमोंग द अग्निवंशी राजपूत डायनेस्टीज। तो जो राजपूतों की अग्निवंशी डायनेस्टीज हैं उनसे इन्हें क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है। द डायनेस्टी वॉज स्टेब्लिश इन ईदर 9th और 10th सेंचुरी, यानी कि ये वंश लगभग 9th या 10th यानी कि या तो 9वीं या 10वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था या स्टेब्लिश हुआ था। क्लियर होगी बात इतनी? तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इट्स अर्ली मोस्ट प्रोबेबली रूल्ड एज अ फिड्यूटरी ऑफ द राष्ट्रकूट किंगडम। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभ में इस वंश के जो शासक हुआ करते थे, इस वंश के जो रूलर हुआ करते थे, वो फिड्यूटरी की तरह रूल किया करते थे, यानी कि सामंतों की तरह शासन किया करते थे। किसके सामंतों की तरह? राष्ट्रकूट वंश, यानी राष्ट्रकूट कौन सा? मान्यखेत वाला राष्ट्रकूट, समझ गए ना, जिनकी कैपिटल मान्यखेत थी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इट्स अर्ली रूलर्स मोस्ट प्रोबेबली रूल्ड एज फिड्यूटरी ऑफ द राष्ट्रकूट ऑफ मान्यखेत। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के सामंतों की तरह रूल किया करते थे प्रारंभिक रूलर्स इस वंश के, समझ गए? ठीक है। और इंडिपेंडेंट रूलर कौन हुए हैं? तो मैंने बताया आप लोगों को सियाका। उसके पहले के जो रूलर थे वो फिड्यूटरीज की तरह या की तरह क्या किया करते थे? रूल किया करते थे। किसके फिड्यूटरी? राष्ट्रकूटों के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द अर्लीस्ट एक्सटेंट परमार इंस्क्रिप्शन, यानी कि परमार अभिलेख के अनुसार जो एक्सटेंट था, जो विस्तार था प्रारंभ में, इस डायनेस्टी का जो विस्तार हुआ करता था वो हुआ करता था किस रीजन में? मालवा वाले रीजन में। और सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था किसके समय पर? सियाका के समय पर, समझ गए? द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ, ये जो वंश है अपने पीक पर, अपने उच्चतम स्तर पर कब पहुंचा था? तो ध्यान रखिएगा, द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर मुंजास नेफ्यू भोज। तो एक शासक हुए हैं जिनका नाम हुआ है मुंजा, और मुंजा के ही नेफ्यू, इट मींस भतीजे हुए थे जिनका नाम था भोज। तो भोज इस वंश के सबसे प्रतापी महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, और उनसे पहले मुंजा भी एक महान या प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। बट मुंजा की चूंकि डेथ हो गई थी, उसे मार दिया गया था कल्याणी के चालुक्य शासक तेलव द्वितीय के द्वारा
उनके बाद जो शासक आए हैं जिनका नाम था भोज, और उस समय पर ये डायनेस्टी अपने जीनत पर थी, अपने पीक पर थी, अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। तो ध्यान रखिएगा, द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ, द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द मुंजास नेफ्यू भोज, हुज किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम, जिसका साम्राज्य फैला हुआ था, जिसका साम्राज्य एक्सटेंड करता था, कहां से कहां तक, तो इनका साम्राज्य विस्तारित था चित्तौड़ उत्तर में, इन द नॉर्थ में, उत्तर में कहां से कहां तक, चित्तौड़ से, समझ गए ना, टू द कोंकण इन द साउथ, यानी दक्षिण में कहां तक, कोंकण तक, तो उत्तर में चित्तौड़ तक, दक्षिण में कोंकण तक, एंड फ्रॉम द साबरमती रिवर इन द वेस्ट, पश्चिम में साबरमती नदी तक इस साम्राज्य का विस्तार था, टू द विदिशा इन द ईस्ट, और पूर्व में विदिशा तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। इट मींस पूर्व में विदिशा, पश्चिम में साबरमती नदी, अगर हम बात करें यहां तक, या दक्षिण की अगर बात करें तो अच्छा उत्तर और पश्चिम समझ में आ गए आप लोगों को। तो जो जो मैंने डायरेक्शन बता दी है उन डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कहां कहां पर, यानी आप लोगों को तो मालवा ध्यान रखना है, इस रीजन का जो एक्सटेंट था वो मालवा रीजन, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और आगे पीछे फैला, बट द मेन रीजन वॉज मालवा रीजन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द परमारा पावर रोज एंड डिक्लाइन सेवरल टाइम्स, तो कई बार क्या हुआ है, परमारों की शक्तियां एकदम इंक्रीज हुई है और एकदम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्लाइनेशन भी हुआ है, समझ गए ना। तो इन लोगों का क्या स्ट्रगल चलता रहता था, युद्ध चलता रहता था ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ, तो किनके साथ स्ट्रगल चलता है आप ध्यान रखिए, इनके जो कट्टर दुश्मन थे, किनके, परमारों के जो कट्टर, क्योंकि आप लोग पता है परमार जो है फिड्यूटरी की तरह थे, एक प्रकार के सामंतों की तरह थे, किसके, राष्ट्रकूटों के, और राष्ट्रकूटों का पतन भी लगभग इसी टाइम पर हुआ, और राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ है वो किसने किया है, कल्याणी के चालुक्यों ने, समझ गए। और ये चाहते थे, क्योंकि ये उन्हीं के सामंत थे, इसलिए ये उन्हीं उस एरिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, समझ गए, जिनके ये सामंत थे। बट क्या हुआ कि राष्ट्रकूटों का पतन हुआ, और वो किसने किया, वो किया तेलप सेकंड ने, जिसने स्टेब्लिश कर लिया कल्याणी के चालुक्य डायनेस्टी। और फिर जो परमार रूलर्स थे वो फिड्यूटरी हो गए किसके, चालुक्यों के, समझ गए। बट परमार नहीं चाहते थे कि वो अब किसी के भी फिड्यूटरी रहे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो रीजन उनका खुद का हो जाए, उनका खुद का स्वतंत्र शासन हो जाए। इसीलिए इनके सबसे बड़े जो दुश्मन हुआ करते थे वो हुआ करते थे कल्याणी के चालुक्य शासक, समझ गए। तो कल्याणी के चालुक्य, इसके अलावा अगर हम बात करें जो जिनके साथ इनके विवाद रहे हैं वो हैं चालुक्य ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के चालुक्य शासक जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं। इसके अलावा चंदेल रूलर्स यानी चंदेल शासकों के से भी इनके क्या हुए हैं, डिस्प्यूट हुए हैं, इनके विवाद हुए हैं। तो इस तरह से कई सारी ऐसी डायनेस्टी थी, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य या कलचुरी और चेदी डायनेस्टी, ये सारे वंश के साथ इनके डिस्प्यूट होते रहे, विवाद होते रहे। क्लियर, सबसे ज्यादा जो दुश्मनी थी वो कल्याणी के चालुक्यों के साथ थी। समझ में आ गई होगी बात, आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात जो बताना चाह रहा हूं। और चूंकि हमने ये सारी डायनेस्टी जो मैंने अभी बोली है उनमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारी डायनेस्टी हमने डिस्कस की है। द लेटर परमार रूलर्स मूव्ड देयर कैपिटल फ्रॉम मांडू, तो बाद में जो रूलर्स आए हैं उन्होंने अपनी कैपिटल को धार के स्थान पर कहां स्टेब्लिश कर दिया था, मांडू को, इसलिए मैंने यहां पे लिखाया हुआ है धार और दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है मांडू। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें यहां पे तो कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, राजधानी जो हुआ करती थी वो मांडू, धार और बाद में क्या हो गई मांडू। अब अगर हम आखिरी शासक की बात करें तो ये बात तो हो गई, पहले शासक कौन थे, फर्स्ट रूलर थे उपेंद्र। उपेंद्र के बाद एक शासक जो है जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था वो था सियाका, और फिर पहले महान शासक के रूप में हम बोल सकते हैं मुंजा, और मुंजा के बाद उनके पुत्र भोज। और जो डिक्लाइनेशन की बात की जाए और डिक्लाइनेशन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, तो चालुक्यों के कारण से या विदेशी आक्रमणों के कारण से। अब फाइनल रूलर या अंतिम रूलर की अगर बात की जाए तो अंतिम जो शासक थे उनका नाम हुआ करता था महाकाल देवा, समझ गए, महाकाल देवा या महालाक देवा। महालाक देवा वाज दी लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है महालाका या महालाक देव को। महालाक देव इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम। ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई और इनके एम्पायर को एनेक्स कर लिया गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा, हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया है परमार डायनेस्टी के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट रूलर हैं और फर्स्ट के बाद जितने भी रूलर्स हैं उन सारे रूलर्स के बारे में हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर, चलिएगा तो हम बात कर लेते हैं इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके बारे में। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस वंश में कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ 4-5 शासकों के बारे में बात की जाएगी जिनके बारे में क्वेश्चंस हैं कि
ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनके ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन्हीं राजाओं के बारे में हम बात करेंगे इस वंश के। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये समझें कि जब ये रूलर रूल किया कर रहे थे, इनके कंटेम्प्रेरी और कौन कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, परमारों के समकालीन और कौन कौन से वंश हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, जब इनका उदय हुआ तब साउथ इंडिया में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन की ओर बढ़ रही थी, यानी धीरे धीरे, एकदम से नहीं, बट कुछ ईयर्स के बाद राष्ट्रकूटों का पतन हुआ और उनके बाद साउथ इंडिया में आ गए थे चालुक्य। लेकिन कौन से चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। ये तो हो गई साउथ की बात। और हम आसपास की बात करें तो इन्हीं के समकालीन एक डायनेस्टी हुआ करती थी, चंदेल डायनेस्टी, जो बुंदेलखंड वाले रीजन में रूल किया करती थी। इट मीन्स इनके ईस्ट या नॉर्थ की साइड। और फिर एक कलचुरी डायनेस्टी हुआ करती थी जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर अगर बात की जाए, वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो थी चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी। क्लियर। तो जो वंश इस समय पर थे वो मैंने आप लोगों को बताया कि इनके समकालीन कौन कौन से वंश थे जिनसे इनके डिस्प्यूट हुए होंगे या विवाद हुए होंगे या फिर इनके युद्ध हुए होंगे। क्लियर। चलिए, तो हम अब रूलर्स की बात कर रहे हैं, हम शासकों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस डायनेस्टी के कुछ अर्ली रूलर्स ध्यान रखिएगा। जहां पे आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जैसे फाउंडर और हम फर्स्ट रूलर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इस डायनेस्टी में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अर्ली रूलर्स में हम नाम लिखते हैं तो इसमें पहला नाम आ जाता है उपेंद्र का। फर्स्ट नाम जो आएगा वो किसका आएगा? उपेंद्र। तो यहाँ पर कई इतिहासकारों का मानना है कि उपेंद्र ही इस वंश के क्या हैं? संस्थापक हैं या फाउंडर हैं। बट इतिहास के जो सोर्स होते हैं, हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स और फॉरेनर्स के ट्रेवल अकाउंट, उसमें उपेंद्र का ठीक तरह से डिस्कशन नहीं किया गया है। इसलिए हम जो पहले रूलर के रूप में कंसीडर करते हैं, कई शासक जो फर्स्ट शासक मानते हैं इस वंश का, वो मानते हैं किसे? सियाका को, क्योंकि सियाका पहला शासक था जिसने अपना खुद का इंस्क्रिप्शन बनवाया था इस वंश का, और उसमें उसके बारे में डिस्कशन मिलता है हमें। क्लियर। चलिए, तो प्रारंभिक शासक में नाम एक ध्यान रखिएगा, उपेंद्र। ही वॉज कंसिडर एज अर्लीस्ट रूलर या अर्ली रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इनके बाद एक और शासक आए थे जिनका नाम था बीर नरसिम्हा। समझ गए? तो एक और रूलर आए, बीर सिम्हा। इनके बाद, किनके बाद? उपेंद्र के बाद जो अगले शासक आए हैं उनका नाम क्या है? वीर सिम्हा। तो यहां से क्वेश्चन भले ही यहां से आ सकता है, उपेंद्र ही वॉज द अर्लीस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं जो इंपोर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में। तो हम फाउंडर के रूप में या तो उपेंद्र को समझ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं किसे? सियाका को। कई इतिहासकार जो है वो सियाका को ही फर्स्ट रूलर के रूप में कंसीडर कर चुके हैं इस वंश के। चलिए, सियाका नामक जो शासक थे, इनका जो शासनकाल रहा है इस वंश में वो रहा है 949 से लेकर 949 से लेकर 972 तक। 949 से 972 तक रूल किया था किसने? सियाका नामक इस वंश के शासक ने। अब देखिए इनके समय की कुछ और मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, he appears to have been the first independent ruler of this dynasty। वह इस वंश के, यह मीन्स कौन? सियाका, इस वंश के एक प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में जाने जाते हैं। he was the first independent या he appears to have been the first independent ruler of this dynasty। इस वंश के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में कंसिडर किया गया है किसे? सियाका को। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, सियाका इज द अर्लीस्ट परमार रूलर। सियाका इज द अर्लीस्ट परमार रूलर Siaka is the earliest Parmar ruler who known for his own inscription। तो ये पहले शासक थे जिन्होंने अपना खुद का क्या बनवाया था? इंस्क्रिप्शन बनवाया था या अपना खुद का अभिलेख बनवाया था, जो पाया गया है, जो मिला है हमें कहां पर? गुजरात से। तो ध्यान रखिएगा, he was the first Parmar ruler who have his own inscription that found in प्रेजेंट डे ऑफ गुजरात, जो पाया गया है गुजरात में। इसके अलावा अगर बात की जाए, इन्होंने उस अभिलेख में कहा है, इन्होंने बताया है, he suggested that he was one of the feudatory of राष्ट्रकूटास। इट मीन्स इन्होंने कहा है कि वह क्या है? वह राष्ट्रकूटों के ही क्या है? सामंत हुआ करते हैं। क्लियर। तो ये बात सियाका ने अपने अभिलेख में बताई है, जो अभिलेख पाया गया है या मिला है कहां पर से? गुजरात से। क्लियर। आफ्टर द डेथ ऑफ राष्ट्रकूट इंपीरियर कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ
कि राष्ट्रकूटों में आखिरी जो इंपोर्टेंट रूलर माने जाते हैं कृष्ण थर्ड या कृष्ण तृतीय। कृष्ण थर्ड की डेथ हो गई और कृष्ण थर्ड की डेथ होने के बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया कहां पर, राष्ट्र या इनका युद्ध हुआ कृष्ण तृतीय के बाद जो अगले सक्सेसर आए कोटिग्गा या कोथिग्गा नामक एक शासक के साथ। एंड देन दे डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर एंड सोवरेन डायनेस्टी ऑफ परमार। तो आफ्टर अ वॉर विथ कोथिग्गा द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो एक युद्ध लड़ा गया था किसके साथ, कोथिग्गा नामक एक शासक के साथ जो राष्ट्रकूट वंश के थे। और इस युद्ध के बाद इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, एक इंडिपेंडेंट रूलर। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि इस युद्ध के बाद ही राष्ट्रकूटों का पतन भी क्या हुआ था, शुरू हो गया था। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट रूलर के बारे में जिसका नाम है सियाका। अब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें अगर हम बात करें तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर एंड फर्स्ट रूलर हु डिक्लेयर दिस किंगडम एज सोवरेन किंगडम। समझ गए। इनके समकालीन जो रूलर हुआ करते थे वो थे कृष्ण तृतीय और इनका युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट वंश के एक शासक जिसका नाम हुआ करता था कोथिगा या कोटिग्गा। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर हिज डेथ जो अगले रूलर आए हैं इस वंश के उनका नाम है मुंजा। और मुंजा वॉज कंसिडर एज द इंपोर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इनके बाद जो अगले शासक होंगे वो होंगे कौन, मुंजा, MUNGA, सॉरी MUNJA, मुंजा, जिन्होंने रूल किया 972 यानी इनके बाद से लेकर 990 तक। तो 972 से लेकर 990 तक रूल रहा है मुंजा नामक इस शासक का। क्लियर। तो यहां पे हम देख लेते हैं मुंजा सक्सीडेड सियाका एज द परमार किंग। क्लियर। तो इन्होंने सक्सीड किया, इन्होंने इनके बाद किसके बाद ये रूलर बने हैं, तो सियाका के बाद ये अगले शासक बने हैं अप्रोक्सीमेटली 972 में। अब उस समय पर एक महान व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं 14th सेंचुरी में, जिनका नाम था प्रधान चिंतामणि। तो प्रधान चिंतामणि के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो मुंजा थे उन्हें वो एक मुंजा इनके जो है सगे पुत्र नहीं थे। किसके, सियाका के सगे पुत्र नहीं थे मुंजा उन्हें एक घास के मैदान में जो है मिले थे। तो एक छोटे से बच्चे के रूप में उनके असली जो माँ बाप थे उन्होंने उन्हें छोड़ गए थे। तो सियाका को एक घास के मैदान में मुंजा जो है प्राप्त हुए और फिर उसका उन्होंने पालन पोषण किया। चूंकि इनका कोई भी अपना पुत्र नहीं था इसलिए उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अगला शासक के रूप में जो है इस्टेब्लिश किया। तो ध्यान रखिएगा, एक बुक एक लेखक है जिनका नाम था प्रधान चिंतामणि, उन्होंने ये डिस्कशन किया, उन्होंने ये बताया है बाई द 14th सेंचुरी के जो राइटर हैं उस बुक में उन्होंने ये बताया है कि ये जो है सियाका के ओरिजिनल पुत्र नहीं थे, रियल पुत्र नहीं थे या रियल सन नहीं थे। ये उन्हें एक खेत में या एक जंगल में या एक घास के मैदान में प्राप्त हुए थे और उस घास के मैदान का नाम था मुंजा। दैट्स वाई उन्होंने इस पुत्र का नाम क्या रख दिया, मुंजा। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, इन्हीं का एक नाम और है जो कि है बागपति। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बागपति। He was also known as बागपति। बागपति क्यों कहा जाता है, बागपति कहने का कारण है मास्टर ऑफ स्पीच, क्योंकि इनकी जो ओराटोरिकल स्किल थी, इनकी जो बोलने की कला थी वो काफी अच्छी रही थी, इसलिए इन्हें कहा गया है बागपति भी। तो ध्यान रखिएगा, he was also known as बागपति। मुंजा अचीव्ड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द नाइबर स्टेट्स। तो मुंजा ने क्या किया, अपने आसपास क्या पड़ोसी जितने भी किंगडम्स थे उन सब के ऊपर विजय हासिल की। तो ध्यान रखिएगा, मुंजा अचीव्ड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट इट्स नाइबर किंगडम्स लाइक, जैसे कि चहमान वंश जो इनके चहमान वंश जो रूल किया करता था कन्नौज में, उनके ऊपर इन्होंने सक्सेस हासिल की है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के चालुक्य डायनेस्टी जो रूल किया करती थी गुजरात वाले रीजन में, उनके ऊपर भी इन्होंने क्या की है, विजय हासिल की है। बट इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके साथ। अब देखिए राष्ट्रकूटों की बात करें ना, तो राष्ट्रकूटों का तो क्या हुआ, पतन हो गया। राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ है उसको करने वाले जो शासक थे वो उन्हीं के सामंत हुआ करते थे, जैसे कि ये सामंत थे। अगर हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि परमार इज फिड्यूटरी ऑफ राष्ट्रकूट, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने इनके बारे में भी पढ़ा, इन्होंने भी अपने उस अभिलेख में लिखा है। तो ये तो फिड्यूटरी ही हुआ करते थे राष्ट्रकूटों के, और राष्ट्रकूटों के ही एक अन्य फिड्यूटरी हुआ करते थे जिनके एक राजा थे तेलप।
तेलप ने क्या किया, मौका देखकर राष्ट्रकूट शासकों को समाप्त कर दिया और उन कर्कदूती की हत्या कर दी जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे। और फाइनली उसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी समाप्त करके एक नई डायनेस्टी स्टेब्लिश की जिसका नाम था चालुक्यास ऑफ कल्याणी। क्लियर। अब चालुक्यास ऑफ कल्याणी जब राष्ट्रकूटों के स्थान पर आए तो वो ये मानने लगे कि मालवा रीजन भी उन्हीं का रीजन है, यानी मालवा क्षेत्र पर भी उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए, और चूंकि मालवा रीजन पर रूल करते थे कौन, परमार, जो किसके फ्यूडरी हुआ करते थे, राष्ट्रकूटों के। हालांकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे, पर जब ये नई डायनेस्टी आई तो उन्होंने सबसे पहले अटैक करना शुरू किया किसे, परमार डायनेस्टी के ऊपर। और इसीलिए परमार अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे किसे, कल्याणी के चालुक्यों को। ध्यान रखिएगा, ही ऑल्सो अचीव्ड सम अर्ली सक्सेस अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्य किंग तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय को इन्होंने लगभग 6 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन जब फाइनल युद्ध हुआ, जब एक इंपोर्टेंट वॉर हुआ, उस युद्ध में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई तेलप सेकंड के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज अचीव्ड अर्ली सक्सेस अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य किंग तेलप द्वितीय या तेलप सेकंड, बट अल्टीमेटली डिफीटेड एंड किल्ड बाई हिम। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई या इनकी हार हो गई किसके साथ, तेलप सेकंड के साथ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने बात की है मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हुआ मुंजा। तो ध्यान रखिए, मुंजा का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, मुंजा का युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट वंश के ही एक शासक जिसका नाम क्या था, तेलप द्वितीय या तेलप सेकंड, हुआ द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी। क्लियर। तो हर एक डायनेस्टी के फाउंडर, लास्ट रूलर और ग्रेटेस्ट रूलर के नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं परमार वंश की, तो परमार वंश के फाउंडर को हम सियाका के रूप में, उपेंद्र के रूप में समझ सकते हैं। बट द इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, अगर महान शासकों की बात की जाए तो उसमें एक नाम आ जाता है मुंजा, और मुंजा के जो सक्सेसर हुए हैं और वो होंगे 1-2 शासकों के बाद जिनका नाम होगा भोज, जो इस वंश के सबसे प्रतापी या सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले शासक के ऊपर। आफ्टर द डेथ ऑफ मुंजा द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सिंधु राजा। तो जो अगले शासक आएंगे वो आएंगे सिंधु राजा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं अगले शासक का जिसका नाम है सिंधु राजा। सिंधु राजा की अगर बात की जाए तो ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ मुंजा। मुंजा के ही क्या थे, ये भाई थे, समझ गए। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ मुंजा एंड फादर ऑफ भोज। तो जो महत्वपूर्ण शासक है, महान शासक हुए हैं भोज, उनके पिता थे, और मुंजा के क्या थे, भाई थे। क्लियर। तो इनके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, कुछ ज्यादा हमें डिस्कशन भी नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा समय तक रूल भी नहीं किया है और कोई ऐसी खास घटना भी उनके टाइम पर नहीं हुई है जिसको डिस्कस यहाँ पर किया जाए। चलिए, तो यहाँ पे 3 राजाओं के बारे में मैंने बात की है जिनका नाम है सियाका, मुंजा और सिंधु राजा। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले शासक के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो परमार डायनेस्टी के बारे में पूछे जाते हैं वो इसी शासक के बारे में पूछे जाते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ सिंधु राजा, सिंधु राजा की मृत्यु होने के बाद अगले जो शासक आए हैं वो आए हैं उनके पुत्र जिनका नाम हुआ करता था भोज। और भोज ही वो शासक हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे महान शासक और सबसे इंपॉर्टेंट शासक जिनका नाम था भोज। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, भोज की अगर बात करें तो इनका जो पीरियड रहा है, रूलिंग पीरियड जो रहा है वो रहा है 1010 से लेकर 1055 तक, यानी कि 1010 टू 155, 1055 तक इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। क्लियर। और मैंने जिसे बोला है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो इसी शासक के ऊपर से पूछे जाएंगे इस वंश में। इट मीन्स कि सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा, ही वॉज द सन ऑफ सिंधु राजा। यह किसके पुत्र हुआ करते थे, सिंधु राजा के। चलिए, पहला पॉइंट तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दी परमार डायनेस्टी। इस वंश के सबसे प्रतापी एवं महान शासक के रूप में जाना जाता है किसे, भोज को। क्लियर। ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, कई सारे राजाओं ने भी अपने नाम के आगे भोज उपाधि जोड़ी है, भोज शब्द जोड़ा है ड्यू टू दिस। ये ओरिजिनल है या फर्स्ट है जिनका नाम था भोज या राजा भोज। क्लियर। देखिए, अब इनके जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें, भोज फॉट सो मेनी वॉर्स विथ अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ हिज नाइबर्स। यानी कि भोज ने
लगभग सभी अपने पड़ोसी शासकों के साथ युद्ध लड़े हैं और कई युद्ध क्या किए हैं, जीते भी हैं, हालांकि कई युद्धों में उन्हें हार भी मिली। तो ध्यान रखिएगा, ही फॉट मेनी वॉर्स विथ ऑल ऑफ हिज नाइबर्स, क्लियर, जिसमें उसे सक्सेस भी मिली और क्या हुआ, पराजय भी मिली, सक्सेस भी मिली और अनसक्सेसफुल भी वो हुए होंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर या अगले बिंदु के ऊपर। एट इट्स जीनत, यानी जब वो अपने जीनत पर थे, जब वो अपने पीक पर थे, अपने सर्वोत्तम स्तर पर थे, दैट टाइम द एक्सपांडेशन ऑफ दिस किंगडम इज वेरी हाई, यानी इस एम्पायर का जो विस्तार था वो काफी उच्चतम या काफी उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका था। एट द जीनिथ ऑफ भोज, जब भोज अपने अच्छे पोजीशन पर थे, अच्छे स्तर पर थे, उस समय इस साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा हो चुका था, क्लियर। अब देखिए इसका विस्तार कहां तक हो चुका था, तो उत्तर में इस साम्राज्य का विस्तार हो चुका था राजस्थान के चित्तौड़ तक, समझ गए ना। और अपर रीजन की बात करें तो कोंकण रीजन तक इनका नियंत्रण था, क्लियर। और साथ ही अगर हम देखें तो साउथ में साबरमती नदी और पूर्व में विदिशा तक ये साम्राज्य फैला हुआ था, किसके समय पर, भोज के समय पर। और बाकी तो हम बात कर ही चुके हैं कि परमाणु का जो मेन रेसिडेंशियल एरिया था, जो मेन रूलिंग एरिया हुआ करता था, वो तो क्या था, मालवा। बट ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ भोज the kingdom was expand at large area, तो इनके शासनकाल के समय इस साम्राज्य का विस्तार एक बड़े क्षेत्र में हो चुका था, क्लियर। और बड़े क्षेत्र में कहां कहां तक हो चुका था, तो उत्तर में चित्तौड़ तक, चित्तौड़ आप लोग पता है राजस्थान में है, समझ गए ना। अगर हम साउथ की बात करें तो साबरमती नदी तक हो चुका था, इसके अलावा कोंकण के अपर प्लेसेस तक यानी ऊपरी भागों तक, और साथ ही अगर हम बात करें पूर्व की तो पूर्व में विदिशा तक इस साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, विदिशा जो एमपी में या मध्य प्रदेश में आता है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ये इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट में कई सारी एलाइड फोर्सेस इकट्ठा हुई और उन एलाइड फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक किया या आक्रमण किया। बट उसी आक्रमण के समय, उसी अटैक के समय इनकी मृत्यु हुई थी ड्यू टू अ डिजीज, एक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, he was dead due to a disease, dead of a disease, एक बीमारी के कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, किस राजा के बारे में, राजा भोज के बारे में, क्लियर। देखिए अगले पॉइंट की अगर बात करें तो राजा भोज या भोज इज बेस्ट नोन एज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, क्लियर। इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, ये सबसे ज्यादा विख्यात है अपने किस कार्य के लिए, कला, साहित्य और विज्ञान को संरक्षण देने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा फेमस है, कौन, राजा भोज। तो ध्यान रखिएगा, भोज इज बेस्ट नोन एज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, क्लियर। ही स्टेब्लिश ऑफ भोजशाला, इन्होंने एक भोजशाला नामक एक जो है प्रयोगशाला की स्थापना की थी, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, ही स्टेब्लिश भोजशाला अ सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज, तो संस्कृत के अध्ययन के लिए इन्होंने भोजशाला नामक एक सेंटर को स्टेब्लिश किया था। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है वो ये है, भोजशाला वॉज स्टेब्लिश बाई राजा भोज। कहां पर, तो इसे स्टेब्लिश किया गया था उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, इट मींस धार, धार में इसे क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था एज अ स्टडी सेंटर ऑफ संस्कृत, तो संस्कृत की स्टडी के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए। अब पहली बात तो ये कि भोजशाला वॉज द सेंटर ऑफ स्टडी फॉर संस्कृत, यानी कि भोजशाला एक केंद्र था संस्कृत को के अध्ययन के लिए। बट अगर करंट में, वर्तमान में बात करें तो भोजशाला वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में इट इज फेमस एज अ टेम्पल ऑफ सरस्वती, ये सरस्वती के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती का मंदिर कहाँ है, समझ गए ना। तो सरस्वती का मंदिर कहां पर है, सरस्वती का मंदिर है कहां पर, धार में। दैट वॉज स्टेब्लिश बाई किंग भोज। तो ध्यान रखिएगा, इट इज दिस इज, या ये जो जगह है, इट इज नोन एज या प्रेजेंटली नोन एज टेम्पल ऑफ सरस्वती।
सरस्वती के मंदिर के रूप में पहचाना जाता है या जाना जाता है, और ये काफी फेमस टेम्पल है। इसके ऊपर, इस मंदिर के ऊपर या इस मंदिर की वजह से या इस मंदिर के कारण हिंदू मुस्लिमों में कई बार डिस्प्यूट भी हुए हैं, क्योंकि वहीं पर एक मस्जिद भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए चूंकि खबरों में रहने के कारण, न्यूज में रहने के कारण ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, दैट द सरस्वती टेम्पल कहां पर है, सरस्वती मंदिर कहां पर है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर हम बात करें, ही वॉज अ पॉलीमैथ, इन्हें एक पॉलीमैथ यानी बहरूपिया भी कहा जाता है। बहरूपिया का मतलब ये, पॉलीमैथ का मतलब ये कि ही हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड, इन्हें एक अच्छा नॉलेज रहा है लगभग सभी क्षेत्रों का, सभी फील्ड का, इसलिए इन्हें कहा जाता है पॉलीमैथ। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। ही इज ऑल्सो सेड he is also said to have constructed a large temple, a large number of temples। तो इन्होंने साथ ही कई सारे क्या किए थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। किस देवता के, किस भगवान के, तो भगवान शंकर के। तो ध्यान रखिएगा, he is also said to have constructed a large number of शिव टेम्पल्स। तो इन्होंने कई सारे भगवान शंकर के मंदिर बनवाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है भोजेश्वर टेम्पल। क्लियर, ही बिल्ट भोजेश्वर टेम्पल, इन्होंने बनवाया था भोजेश्वर शिव मंदिर। लेकिन ये जो भोजेश्वर शिव मंदिर है या भोजेश्वर जो मंदिर है वो कहां पर है, तो एक सिटी भी इन्होंने स्टेब्लिश की थी। तो सबसे पहले उस सिटी की बात करें, स्टेब्लिश अ सिटी दैट इज नोन एज भोजपुर। तो इन्होंने अपने नाम पर ही एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम है भोजपुर। ही स्टेब्लिश अ सिटी दैट इज भोजपुर। भोजपुर की बात की जाए तो भोजपुर भोपाल शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आता है। दैट वाज एस्टेब्लिश बाय राजा भोज। क्लियर, और भोजपुर सिटी में ही इन्होंने एक टेम्पल स्टेब्लिश किया था, एक टेम्पल बनवाया था भगवान शंकर का, जो काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और इट इज द ओनली टेम्पल, ये एकमात्र मंदिर है जहां पर राजा भोज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, या राजा भोज के इंस्क्रिप्शन वहां से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, भोजपुर द सिटी स्टेब्लिश बाई भोज या किंग भोज, एंड यहां पर इन्होंने जो मंदिर बनवाया है उसका नाम है भोजेश्वर टेम्पल। चलिए, तो यहां पे हमने डिस्कशन किया है राजा भोज के बारे में। राजा भोज, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि राजा भोज किस वंश से बिलोंग करते हैं, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा किस डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले रूलर हैं ये। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कौन सी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी। और जब आ जाता है नाम परमार वंश का, तो अब आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि परमार वंश कहां रूल किया करता था। देन द आंसर विल बी मालवा, एंड मालवा वाज द रीजन ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश। क्लियर, तो देखिएगा इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस की है किसके बारे में, राजा भोज के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ हिज पेट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स एंड बिकॉज ऑफ हिज पेट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स भोज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि इन्होंने कई सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था, इसीलिए भारत के एक प्रसिद्ध राजा में से एक माने जाते हैं राजा भोज। समझ गए ना, काफी प्रसिद्ध राजा इन्हें कहा जाता है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा या ये शब्द सुना होगा, कहां राजा भोज और कहां गंगूतेली। समझ गए, तो यहां पर जो राजा भोज हैं वो यही भोज हैं। समझ गए, तो ये शब्द आप लोग हमेशा सुनते होंगे, कई बार आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, और शायद ये तो किसी बॉलीवुड मूवी में भी ये डायलॉग आता है। तो राजा भोज एक प्रसिद्ध शासक थे, एक फेमस शासक थे। किस डायनेस्टी के, परमार डायनेस्टी के, जो रूल किया करते थे कहां पर, मालवा रीजन में। क्लियर, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी कौन सी, जिनकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, धार। और धार में उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, धार में ही उन्होंने एक स्टडी सेंटर बनवाया था संस्कृत लैंग्वेज के लिए, जिसका नाम था भोजशाला। बट वर्तमान में इसे जाना जाता है टेम्पल ऑफ सरस्वती के नाम से। साथ ही इन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की और वहीं पर बनवाया था भोजेश्वर शिव टेम्पल। क्लियर, चलिए, बिकॉज ऑफ पेट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स भोज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में एक काफी प्रसिद्ध राजा के रूप में इन्हें जाना जाता है ड्यू टू पेट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, he came to be featured in several legends as righteous scholar king। क्लियर, तो इनकी मृत्यु होने के बाद इन्हें काफी संरक्षण दिया गया, इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इन्होंने कई सारे विद्वानों को या कई सारे ऐसे कार्य किए थे धार्मिक रूप से, जिस कारण से इन्हें याद किया जाता है सम्मान के रूप में। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा
कि विद्वानों को संरक्षण देने के कारण भोज भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं, या प्रसिद्ध शासकों में से एक है। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक धर्मी विद्वान, एक धार्मिक विद्वान या एक धर्मी विद्वान के राजा के रूप में भी जाना जाता है, या इस तरह से उन्हें याद किया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, ये कुछ खास पॉइंट है। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के पश्चात, ही केम टू बी फीचर्ड इन सेवरल लीजेंड्स एज अ राइटियस स्कॉलर किंग। क्लियर? तो ध्यान रखिए, ये कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस की है इनके बारे में। और इनकी तुलना की जाती थी उज्जैन के ही एक शासक विक्रमादित्य से। समझ गए ना? ही वॉज कंपेयर्ड विद विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य तो हम पढ़ ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी 57 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन इरा में। तो उन्हीं की कंपेयर की गई है किससे? राजा भोज से। तो काफी कुछ बातें कर ली हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी भोपाल गए हो या आप लोगों ने भोपाल के बारे में सुना हो, तो भोपाल को कहा जाता है तालाबों का शहर, सिटी ऑफ पॉन्ड्स। तो तालाबों का शहर कहा जाता है किसे? भोपाल को। और भोपाल में ही एक सबसे बड़ा तालाब है जिसे कहा जाता है बड़ा तालाब। क्लियर? और बड़ा तालाब के किनारे पर ही एक बड़ा सा स्टेचू मिलता है, जो कि स्टेचू है राजा भोज का। समझ गए? और कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि भोपाल जो नाम है वो राजा भोज के नाम पर ही पड़ा है। हालांकि एक और राजा हुआ करते थे जिनका नाम भूपाल था। तो कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भोपाल का नाम उस राजा भूपाल के नाम पर है, और कई राजा ये मानते हैं कि भोपाल का नाम राजा भोज के नाम पर है, क्योंकि भोपाल के पास ही हुआ करता है भोजपुर। और यहाँ पे इंपोर्टेंट ये है कि भोपाल में ही एक सबसे बड़ा स्टेच्यू हमें मिलता है किसका? राजा भोज का, एक तालाब के किनारे पर, एक पॉन्ड के किनारे पर। चलिए, तो यहाँ पे हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया राजा भोज के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि परमार वंश में आपसे राजा भोज के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा। चलिए, आफ्टर हिज डेथ सो मेनी रूलर्स आर रूल्ड इन दिस डायनेस्टी। इनकी मृत्यु के बाद भी कई सारे शासकों ने शासन किया था, जैसे कि जयसिम्हा वॉज हिज सन, या इनके सक्सेसर हुए, या किसके जो पुत्र थे किसके? राजा भोज के, जिन्होंने रूल किया लगभग 1055 से 1070 तक, यानी 1055 से 177 तक। क्लियर? कौन से राजा हैं जिनका नाम है जयसिम्हा? तो कोई खास बात नहीं है। उनके बाद रूलिंग पीरियड शुरू हुआ उदयादित्य का, जिनका रूलिंग टाइम रहा है 1070 से 1093 तक। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। फिर आए हैं लक्ष्मण देव। तो अगले शासक हुए लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव की अगर बात की जाए तो ये उदयादित्य के ही क्या थे? पिता हुआ के ही पुत्र हुआ करते थे। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। तो मैंने आप लोगों को राजाओं के नाम बताए कि कौन कौन से राजा आए हैं इन राजा भोज के बाद। ठीक है, इनके बाद एक शासक हुआ करते हैं जिनका नाम था नराबर्मन। क्लियर? तो नराबर्मन नामक एक शासक आए हैं इस वंश में, परमार वंश में। और नरावर्मन का जो टाइम था वो था 1094 1094 से लेकर 1133 तक, यानी 1133। तो यहां पर मैं एक नाम लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए जिसका नाम है नरावर्मन। किस वंश के शासक हैं? तो ये शासक हुआ करते थे परमार वंश के, और इन्होंने रूल किया है क्लियर, इस समय से लेकर इस समय तक रूल किया। हालांकि टाइम आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर का रिनोवेशन कराया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। ध्यान रखिएगा, ही रिस्टोर द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन। इन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर का क्या कराया है? जीर्णोद्धार कराया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि परमार वंश के किस शासक ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का रिनोवेशन कराया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नरावर्मन। क्लियर, क्योंकि उज्जैन भी मालवा रीजन के अंदर ही शामिल किया जाता है। उज्जैन इज ऑल्सो अ टेरिटरी पार्ट इन मालवा, तो मालवा का ही एक क्षेत्र माना जाता है उज्जैन, और उज्जैन में ही है सबसे प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था नरावर्मन के द्वारा। चूंकि मुस्लिम इन्वेजन्स के कारण इस मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, इस मंदिर को भी लूटा गया था। अब हम बात करें इनके बाद जो अगले शासक आए हैं या अगले शासक ने, इनके बाद और कई शासक आएंगे, हम इंपोर्टेंट कुछ डिस्कशन है वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक शासक आए जिनका नाम है जयावर्मन, समझ गए। तो एक और रूलर आए हैं जिनका नाम क्या हुआ करता था? जयावर्मन। और जयावर्मन रूल किया करते थे 1255 यानी 1255 से लेकर 1274 तक। तो यहाँ पे एक नाम और मैं लिखूंगा जिसका नाम होगा जयावर्मन। टाइम में काफी डिफरेंसेस है, इट मींस बीच में कई सारे रूलर्स आए होंगे रूल करने के लिए, और इन्होंने जो रूल किया है जयावर्मन ने, वो रूल किया है 1255 से लेकर
इनका जो शासन है वो चला है 1274 तक, 1274 तक। अब देख लेते हैं कुछ खास पॉइंट। देखिए, मल्टीपल इंस्क्रिप्शन ऑफ जयवर्मन मेंशन दैट ही स्टेड एट मांडू दुर्ग या मांडव दुर्ग। तो कई सारे इंस्क्रिप्शन में ऐसा कहा गया है कि ये निवास किया करते थे, ये रहा करते थे, इनका जो स्टे था, इनका जो रेसिडेंस था वो मांडू नामक स्थान पर हुआ करता था। इट मींस कि इन्होंने अपना जो सेंटर था, अपनी जो कैपिटल थी वो ट्रांसफर कर दी थी, कहां से, धार से, कहां पर, मांडू में। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस ऑफ जयावर्मन या जयावर्मन के कई सारे इंस्क्रिप्शन से ये बात पता चलती है दैट ही स्टे एट मांडव दुर्गा या मांडू दुर्ग, यानी कि मांडू के दुर्ग में ये निवास किया करते थे। क्लियर? इट मींस कि ही ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। और मैं बता चुका हूं कि परमार वंश की दो कैपिटल हुआ करती थी, एक धार और एक मांडू। जयवर्मन है मूव्ड द ट्रेडिशनल परमार कैपिटल धार टू मांडू। ये बात समझ में आई गई होगी आप लोगों को, ऐसा क्यों किया गया था। देखिए, इसका कारण यह था कि जो मांडू है वो एक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव प्लेस है। मांडू के एक हिली रीजन है, तो आसपास पहाड़ियां हैं, जो कि एक डिफेंसिव जगह हो जाएगी, एक प्रोटेक्टिव रीजन हो जाएगा, और साथ ही नर्मदा नदी की घाटी होने के कारण भी एक सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, विच ऑफर्ड अ बेटर डिफेंसिव पोजीशन प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग हिल्स एंड नर्मदा वैली। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर कि ही ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम मांडू which offered a better defensive position, जो एक better defensive position को प्रदान करती है, protected by the hilly region, protected by the surrounding hills and the नर्मदा वैली। तो नर्मदा घाटी और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके कारण यहां पर एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, इसलिए ये ट्रांसफर किया गया। दिस में हैपन बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ थ्रेट्स। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस समय पर एक डर था, एक अटैक या युद्ध किए जा रहे थे, बार बार इन्वेजन्स किए जा रहे थे फ्रॉम द नाइबर किंगडम्स। जो पड़ोसी राज्य थे, जो पड़ोसी देश थे, इट मीन जो पड़ोसी किंगडम्स थी, उनके द्वारा बार बार अटैक या इन्वेजन्स किए जा रहे थे। किसके ऊपर? परमारों के ऊपर। दैट्स व्हाई ही चूज अ डिफेंसिव प्रोटेक्टिव रीजन फॉर देयर सेंटर, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो देखिएगा यहां पर कि इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की थी, और जिस राजा ने ट्रांसफर की थी उनका नाम क्या हुआ करता था? जयवर्मन। क्लियर? अब देखिए अटैक किसके हुए थे। देखिए टाइम मैंने आप लोग लिखा है 1255 से 1274। यहां पर दिल्ली में रूल किया कर रहा था कौन? यहां पर दिल्ली में शासन कर रहा था बलवन नामक एक शासक। कौन सा शासक रूल कर रहा था? बलवन। और बलवन जो था वो गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। उसी ने अपने सेनापति को यहां पर भेजा था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन जो उनका सेनापति हुआ करता था, उन्होंने भेजा था मालवा पर अटैक करने के लिए, और इसी कारण इन आक्रमणों से बचने के लिए ही इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या किया है? ट्रांसफर किया है। तो इस कारण से इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करें बलवन के अलावा भी आसपास के जो किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे यादव किंगडम या बघेला किंगडम जो गुजरात में रूल कर रही थी। बघेला जो आए थे किनके बाद? चालुक्य और सोलंकियों के बाद। तो इन आसपास के किंगडम्स के द्वारा भी अटैक किया जा रहा था, किनके ऊपर? परमार डायनेस्टीज के ऊपर। क्लियर? चलिएगा, तो हम देख लेते हैं इस डायनेस्टी के जो आखिरी शासक हुए हैं, जो अंतिम शासक हुए हैं। हालांकि बता चुका हूं मैं, इस वंश के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था महालक देव। तो ध्यान रखिएगा, द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महालक देव। चलिए, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं द लास्ट किंग, जिनका नाम था महालक देव। महालक देव इज कंसिडर एज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1305 में। इट मींस 1305 में। ही डेड इन 1305। 1305 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, महालक देव वॉज द लास्ट किंग ऑफ द परमारा डायनेस्टी। तो परमार वंश के आखिरी शासक हुआ करते थे महालक देव। और अगर हम बात करें इस टाइम पर, तो इनके साम्राज्य पर या इनके ऊपर अटैक किया था दिल्ली सल्तनत के ही एक शासक ने, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग टाइम था ये, आप लोग पता, अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया है 1296 यानी 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से 1316 तक रूल करने वाले शासक थे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अटैक किया था
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के काफी प्रतापी या महान शासक हुआ करते थे, जिन्होंने एक बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था और कई सारे रूलर्स को, इंडिया के कई सारे हिंदू रूलर्स को या बाकी के जो आसपास के रूलर्स थे, नाइबर जो रूलर्स थे, उन्हें पराजित किया था। तो अपने इसी विजय अभियान में उन्होंने साउथ इंडिया का भी कैंपेन किया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, लगभग सारा इंडिया कवर किया। और जब मालवा में रूल किया कर रहे थे महालक देव, तब उनके ऊपर अटैक किया और उन्हें युद्ध में पराजित कर उनकी हत्या की गई या उन्हें मृत्युदंड दिया गया और फिर उनके किंगडम को, उनके एम्पायर को एनेक्स कर लिया गया। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, हमने कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं परमार डायनेस्टी, परमार वंश के बारे में। देखिए, आप लोगों को 4-5 राजाओं के बारे में ही चीजें ध्यान रखना है, जो है सबसे पहले फाउंडर, जिन्हें कहा जाता है उपेंद्र या फिर सियाका, और फिर कुछ शासक जैसे मुंज, या फिर देन यहाँ पे भोज, राजा भोज जो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो कुछ इन राजाओं के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जयवर्मन जो शासक थे उनके बारे में ध्यान रखिएगा, बिकॉज ही ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो किसके ऊपर होगा? वो होगा राजा भोज के ऊपर। राजा भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी। परमार वंश के सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है किसे? राजा भोज को। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगली राजपूत किंगडम के बारे में। तो अभी तक हमने 3 राजपूत किंगडम के बारे में बात की है, जिनके नाम हैं, सबसे पहला चालुक्य या सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। दूसरा हमने डिस्कस किया है चंदेल डायनेस्टी या चंदेल वंश, जो रूल किया करते थे बुंदेलखंड वाले रीजन में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और चंदेलों को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है, समझ गए? तो चंदेल ऑफ जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति वाले चंदेल, क्योंकि वो रीजन को जेजाक भुक्ति कहा जाता है। उसी डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे जयाशक्ति, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है। और तीसरी डायनेस्टी हमने डिस्कस की है यहाँ पर, कौन सी? परमार डायनेस्टी या परमार ऑफ मालवा, मालवा के परमार शासक। क्लियर? तो यहाँ पर मैं रीजन भी साथ में बताता जा रहा हूँ ताकि आपको रीजन में कंफ्यूजन ना हो, क्षेत्र में कंफ्यूजन ना हो कि क्या उनका रेसिडेंशियल एरिया था, क्या उनकी कैपिटल थी, कहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कहाँ कहाँ पर प्रभाव था। तो आप लोग बस ओवरऑल ये समझ लें कि ये जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1000 से 1200, उस समय पर यही राजपूत किंगडम हुआ करती थी, इन्हीं का वर्चस्व था और यही आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट करा करते रहते थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अगली किंगडम के बारे में।